दरअसल बूढ़े के कान उससे वादा खिलाफी कर गए थे। बूढ़े ने अपने गीत से क्षतिपूर्ति कर ली। बूढ़ा देव तक लू से, मौसम से, अपने परिवेश से बेखबर उस स्त्री को लू से स्नान करते और तन्मयता से गाते देखता रहा। स्त्री लू से परेशान थी, न लू के थपेड़ों से। वह जेठ की इस तंदूरी आग में भी आनंद लूट रही थी, जैसे सावन की मूसलाधार बरसात में छप छप नहा रही हो। बूढ़े को विश्वास हो गया कि यह स्त्री किसी भी मौसम में और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी शासन में प्रसन्न रह सकती है। बूढ़े को उस स्त्री से ईर्ष्या होने लगी, उससे ही नहीं उसके पति से भी। मालूम नहीं ससुरा पत्नी की इस सहालियत का कदरदान है भी या नहीं। कोचिया ने यकायक बूढ़े का जिंदगी के प्रति नजरिया ही बदल डाला। पहले वह आराम कुर्सी पर अधलेट कर पंखा चलते हुए बिजली विभाग को कोसते हुए दोपहर बिताना चाहता था। एक जमाना था वह बिजली घर, जल निगम, टेलीफोन विभाग की अक्षमताओं पर समाचार पत्रों में लंबे लंबे पत्र लिखा करता था, अधिकारियों से पत्राचार किया करता था। जब उसकी कोई भी युक्ति काम न आई तो वह कुड़ते हुए दोपहर बिताना सीख गया था। कोचिया को यूं जेठ की दोपहरी में टांगे हिलाकर मस्ती में गाते देखकर उसे बिजली पानी को लेकर अपना खून जलाना बेमानी लगा। यह सब अब उसके वश का काम नहीं है। नौजवानों का काम है वे जाएं और धरना दें। अचानक कमरे की ट्यूबलाइट मिचमिचाने लगी। वह पूरी तरह से रोशन होती। इससे पहले ही बूढ़े के कमरे का कूलर घर घर की आवाज करते हुए रफ्तार पकड़ने लगा। उसने राहत की सांस ली, जैसे उसका जीवन सार्थक हो गया। बूढ़े की इच्छा हुई कि आवाज देकर कोचिया को यह शुभ समाचार सुना दे कि बिजली आ गई है। मगर कोचिया जैसे उसकी तरह बिजली की मोहताज नहीं थी। वह दीन दुनिया से बेखबर उसी तरह टांगे हिलाते हुए गाये चली जा रही थी। बूढ़ा उसे आवाज भी किस नाम से पुकार कर देता, उससे उसका औपचारिक परिचय तक न था। यह रिश्ता सिर्फ देखा देखी तक सीमित था। इस फासले के बावजूद वह अपने को उसके बहुत नजदीक पाता था। कोचिया उसके एकांत के रजिस्टर में चुपचाप अपनी उपस्थिति का इंतजार कर जाता। बूढ़ा सुबह सैर करने के बाद अपने कमरे में लौटता तो जूते उतारने से पहले कोचिया की तरफ खुलने वाली खिड़की की तरफ जरूर झांक लेता। एक उड़ती नजर से ही उसे सब कुछ मालूम पड़ जाता कि वह स्नान कर चुकी है या अभी घर की सफाई में ही व्यस्त है। बूढ़े के लौटने से पहले ही वह अक्सर स्नान से निवृत्त हो चुकी होती। आंगन में फैली नायलॉन की डोर पर उसके ताजा धुले कपड़े पताका की तरह लहरा रहे होते। सुबह सुबह सिर्फ 3 कपड़े नजर आते, साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट। बूढ़ा अगर डोरी पर फैले कपड़े नहीं देखता तो बेचैन हो जाता। वह अपने आप से ही प्रश्न करता कि क्या वह आज स्नान नहीं करेगी। मगर ऐसा कम ही हुआ था। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, उसकी प्रेमिका ने कभी नागा नहीं किया। वह नागा करती तो बूढ़े को लगता उसकी दिनचर्या में कोई व्यवधान आ गया है। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद धूप में उदास डोरी को देख आता। ऐसे ही किसी अवसर पर उसने एक दिन अद्भुत दृश्य देखा था। उस दिन कोचिया के यहाँ चहल पहल थी। शायद उसका देवर आया था, बीवी बच्चे सहित। कोचिया के पति का हमशक्ल वह अपने हीरो होंडा की झाड़ पहुंच कर रहा था। उसके पति की कदकाठी और सूरत फर्क सिर्फ इतना था कि उसके बाल घने और काले थे। वे लोग शायद देहात से आए थे। जाड़े के दिन थे, हल्का सा कोहरा छाया था। देवर अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर शायद गंगा स्नान को निकल गया, क्योंकि उसकी पत्नी तौलिए में कपड़े लपेटकर बड़ी ठसक से साइकिल पर बैठ रवाना हो गई। छोटा सा बच्चा बिल्ली के बलूरे की तरह कभी एक दरवाजे से नमूदार होता तो कभी दूसरे दरवाजे से। जाड़े की अलसाई सुबह थी। कोहरे की एक झीनी सी कुमारी छाई हुई थी और वहां वह थी, दीवार से सटकर उकड़ू बैठी हुई, एकदम निर्वसन स्नान की मुद्रा में। बूढ़ा अभी सैर से लौटा ही था। उसका दिल धौंकने की तरह चलने लगा। उसने अपने बूढ़े दिल को गाली दी और वहीं जड़ हो गया। वह गर्म कपड़ों में पूरी तरह लैस था। पैरों में गर्म मोजे और सिर पर बंदर छाप गर्म टोपी जो बुढ़िया ने अपने हाथों से बुनी थी, और नाक पर वृद्धवजनी चश्मा। बदन पर गांधी जयंती पर विशेष छूट में खरीदा गया गर्म जैकेट था, और एक वह थी जिसे न गर्मी व्यापती थी न जाड़ा। कोहरे को
चीरती हुई सूर्य की पहली कुंवारी किरणें उसके मांसल बदन पर पड़ रही थी। औरतों की एक छठी इंद्रिय भी होती है, जाने उन्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। कोचिया की नजरें बूढ़े की खिड़की की तरफ उठी। उसने उड़ती नजरों से बूढ़े की परछाई देखी और इत्मीनान से एड़ियां रगड़ने लगी। बूढ़े को धक्का लगा कि उसे देखकर वह जरा भी सकपकाई न चौंकी, जैसे बूढ़े ने नहीं, पेड़ पर बैठे किसी परिंदे ने उसे देखा हो। बूढ़े को देखकर वह उसे इस प्रकार अनदेखा कर गई जैसे उसकी नज़र में उसका वजूद एक कौवे से ज्यादा ना हो। बूढ़ा तो पहले ही बहुत हताशा से ऊपर आया था। वह घर में दाखिल हुआ तो उसका बेटा और बहू रजाई में बैठे चाय सुड़क रहे थे। किसी ने दुआ की ना सलाम, जैसे पास से कोई चूहा गुजर गया हो। बूढ़े को अपने बेटे पर बहुत क्रोध आया। उसे लगा कि उसका बेटा अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ और बेवफा शख्स है, जो अपनी प्रेमिका को भूलकर भ्रष्ट इंजीनियर की इस बेहुदा लड़की के पहलू में बेशर्मी से बैठा हुआ है। वह बूढ़े के लिए सुबह का पहला धक्का था और अभी है दूसरा। कहना चाहिए कि दूसरा मगर हसीन धक्का। टकटकी लगाकर कोचिया के बदन का जायजा लेते और खिड़की पर टंगे टंगे बूढ़े की टांगें थक चुकी थी, मगर वह प्रतिशोध में, या यूं कहना चाहिए सत्याग्रह की मुद्रा में खड़ा रहा। कोचिया कुछ गुनगुनाते हुए अपनी एड़ियां रगड़ती रही। तभी वह छोटा सा बच्चा ठुमक ठुमक आंगन में प्रकट हुआ। वह कुछ इस अंदाज से चल रहा था जैसे आज ही चलना सीखा हो। बच्चे को देखकर कोचिया नहाना भूल गई। तो बूढ़े ने बच्चे की बेरुखी से देखा तो बच्चा विचलित ना होकर बहुत लापरवाही से वापस चला गया। कोचिया फिर दोबारा एड़ियों की सफाई में जुट गई। वह झावे से एड़ियां रगड़ती तो उसके बदन की शाखाएं और फल फूल हल्के हल्के हिलोरे खाते। बेवकूफ औरत, टमाटर की तरह लाल तो है एड़ियां, अब क्या इन्हें छीलकर ही दम लोगी? बूढ़ा बुदबुदाया। वह दरअसल थक चुका था। उसकी टांगे अब जवाब दे रही थी, मगर बूढ़े का खिड़की पे कुछ ऐसा मन रमा था जैसे बायोस्कोप देख रहा हो। कोचिया ने आखिर बूढ़े की मूक फरियाद सुन ही ली। एड़ियों से फुर्सत पाकर उसने बदन पर साबुन से ढेर सा झाग पैदा किया और जल्दी जल्दी लोटे से पानी डालने लगी। किसी हकीम ने इस औरत को बताया कि सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाओ, मैं नहाऊं तो निमोनिया ना हो जाए। बूढ़ा खिड़की पर खड़ा बुदबुदाता रहा। बाल्टी में थोड़ा बहुत पानी बचा था। कोचिया ने बाल्टी उठाकर बदन पर उड़ेल दी। यहाँ तक तो ठीक था, मगर यह क्या, उसने गीले बदन पर फ्रॉक की तरह पेटीकोट पहन लिया, नाड़ा नाभि पर नहीं स्तनों के ऊपर बांध लिया। अब पेंगुइन की तरह लग रही थी। बूढ़े को यह परिधान बहुत भा गया। वह सोचने लगा, स्त्रियां इस लिबास में बाहर क्यों नहीं निकलती जबकि शरीर पूरा ढक जाता है। बूढ़े को मालूम था अब वह डोरी पर गीले कपड़े फैलाएगी। अब वह कोचिया के भुजामूल की झलक पाने को आतुर था। कोचिया तार पर कपड़े फैलाने लगी तो बूढ़े की यह साथ भी पूरी हो गई। एक सतर्क मालिन की तरह वह अपनी देह की बगिया और कियारियों में जंगली घास और खरपतवार नहीं उगने देती। बूढ़े ने लक्षित किया, इस स्त्री के जीवन में तौलिए का कोई स्थान नहीं है। कपड़े फैलाने के बाद वह पटरे पर बैठकर धूप में अपना बदन सुखाएगी। इस कवायद में बूढ़े की कोई दिलचस्पी ना थी। उसने खिड़की से हट जाना ही बेहतर समझा। खेल कदम पैसा हजम। सुबह सुबह जीवन का इतना संस्पर्श ही उसके लिए पर्याप्त था। बूढ़े की तन्हाई तो तब चरम पर होती जब गर्मी की छुट्टियों में यह परिवार ताला ठोककर देहात चला जाता। ये छुट्टियां बूढ़े पर बहुत भारी पड़ती थी। उसका वश चलता तो वह उन लोगों के साथ ही देहात के लिए रवाना हो जाता। उन लोगों के जाने के बाद कोचिया का आंगन भाएं भाएं करता। वे लोग जैसे घर की आत्मा को भी अपने साथ ले जाते। उनके घर की तरफ खुलने वाली खिड़की से झांकते ही बूढ़ा बुदबुदाता, सालों को मुफ्त में एक चौकीदार मिल गया है। अगर पड़ोस के बच्चे दीवार फांद कर गेंद उठाने कोचिया के घर में घुस जाते तो वह खिड़की से ही बच्चों को डांट टपट कर पिला देता। यह लंबी जुदाई अब उस पर बहुत भारी पड़ती। उसे लगता वह बीमार पड़ जाएगा, और एक बरस तो वह सचमुच बीमार पड़ गया था। उसका शरीर जब तेज बुखार में तपने लगता तो गहरी गहरी निद्रा में चला जाता। वह मानने को तैयार न होता कि वह वायरल की चपेट में आ गया। उसे विश्वास था कि वह विरह में तड़प रहा है। उसे लगता वह रतन सेन है और पद्मिनी के वियोग में तड़प रहा है। उसने अपनी बीमारी के प्रेम के विरह के रंग में रंग लिया। कोचिया का आंगन सूखे पत्तों की सेज में तब्दील हो जाता। उन पत्तों के ऊपर गिलहरियां दौड़ती, चिड़ियों की चहल पहल रहती। बूढ़े को लगता अब यहाँ कोई नहीं आएगा और पत्ते यूं ही करवटें बदलते रहेंगे। आंगन में एक बल्ब अनिश्चित टिपटिपाता रहता। जाने किस कंपनी का बल्ब था, कभी फ्यूज ही ना होता। बूढ़े के टॉयलेट में जब बल्ब लगा हुआ था वह 2-4 महीने से ज़्यादा न चलता था।
किसी दिन बटन दबाते ही फुस की भोड़ी आवाज के साथ जलकर राख हो जाता। और एक यह बल्ब था, अब तक कई आंधी तूफान झेल चुका था। बूढ़े को मालूम है कि कोचिया का पति चोरों को चकमा देने के लिए छुट्टियों पर जाने से पहले यह बल्ब जला जाता था, जबकि बूढ़े को लगता कोचिया उसे मुंह चिढ़ाने के लिए यह बल्ब जला जाती है। कई बार उसे बल्ब पर इतना गुस्सा आता कि पत्थर फेंककर बल्ब फोड़ दे, मगर उसकी बुढ़ी बाहों में पत्थर फेंकने की ताकत ना बची थी। उसका निशाना अचूक ना था। सुबह शहर से लौटकर वह सबसे पहले बल्ब का जायजा लेता। बल्ब गुल हो जाने का एक ही अर्थ निकलता कि बिजली गोल है या कोचियां लौट आई। कोचियां लौटकर सबसे पहले बल्ब बुझाती है। बल्ब क्या बुझाती है, बूढ़े के सीने की आग भी तो बुझ जाती है। कोचिया का पति छुट्टियां बिताकर लौटते ही चीरदार कच्छा पहनकर युद्ध स्तर पर घर की सफाई में जुट जाता। कोचियां लंबा सा बांस थाम कर दीवारों के जाले छुड़ाती और उसका पति आंगन बुहारने में व्यस्त हो जाता। बूढ़े को उसके झाड़ू लगाने के अंदाज से नफरत थी। वह बैठे बैठे टिड्डे की तरह फुदक फुदक कर झाड़ू लगाता। उसकी यह मुद्रा देखकर बूढ़े ने एक दिन उसका नामकरण कर दिया चुगद। बूढ़ा बाग बाग हो जाता अगर सुबह सुबह कोचिया नीरे नीरे आंगन बुहारती दिखाई दे जाती। यह तो गनीमत थी कि कोचिया के देवर साथ में नहीं रहते थे, वरना भाभी को नहरे नहरे झाड़ू लगाते देख बड़े भाई से पिटे बिना ना रहते। कोचिया को देखते ही बूढ़ा सोचता, इसका देवर कोई दूसरा नहीं, वह खुद ही है। अब कर दे शिकायत जिससे करनी हो। बूढ़ा वक्त जरूरत अपनी भूमिका बदलता रहता था। कभी देवर बन जाता, कभी ससुर और कभी एकदम शिशु। शाम को जब यह परिवार आंगन में छिड़काव करने के बाद दरी बिछाकर भोजन के लिए बैठता तो बूढ़ा भी चुपचाप पंक्ति में बैठ जाता। दाल चावल इस परिवार का खानदानी भोजन था। अरहर की दाल और चावल। बूढ़ा यही खाते हुए बूढ़ा हुआ था, मगर यह उसकी छोटी बहू, जिसे वह घूसखोर बाप की लाडली बिटिया के नाम से याद करता था, रोज तरह तरह के व्यंजन उसके लिए भिजवा देती। कभी कभी कुकुरमुत्ते की सब्जी और कभी पनीर का सालन। बूढ़े को लगता जैसे वह फ्रिज से निकालकर गर्म की हुई रबड़ की बासी सब्जी खा रहा है। दरअसल वह अपना भोजन आने से पहले ही तो कोचिया के परिवार के साथ बैठकर भरपेट भोजन कर लेता था। अब आप यह मत सोचिए कि बूढ़ा मुफ्तखोर है, वह अपने तरीके से इसकी कीमत भी अदा कर देता है। कोचिया नहीं जानती बूढ़े को अपनी ड्यूटी कितनी भारी पड़ रही है। कई बार तो उसे ओवर टाइम भी करना पड़ता है। जब तक कोचिया की बिटिया स्कूल से नहीं लौटती, वह खिड़की पर टंगा रहता है। उसी को ध्यान में रखना पड़ता है कि ग्वाला वक्त पर दूध दे गया था या नहीं, मेहरी आई कि नहीं। अगर कभी चुगद को दफ्तर जाने में देर हो जाती तो बूढ़े का पाड़ा चढ़ने लगता। आदमी को कम से कम दफ्तर तो वक्त पर जाना चाहिए। एक दिन बूढ़े ने सैर से लौटकर हस्बे मामूल आंगन में फैली हुई डोरी को खाली देखा तो बेचैन हो गया। खुदा खैर, आज कोचिया के वस्त्र डोरी पर क्यों नहीं सूख रहे? आज क्या स्नान नहीं करेगी? इतनी सड़ी उमस में वह भीतर क्या कर रही है? बूढ़ा देर तक कमरे में टहलता रहा। उसे विश्वास हो गया कि कोचिया अस्वस्थ है। जब बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा, बूढ़ा अपनी छड़ी उठाकर कोचिया के घर की तरफ चल पड़ा। कोचिया के घर के सामने एक छोटा सा पार्क था। वह वहीं पर बेंच पर बैठ गया। उसे यह सोचकर भी तकलीफ हो रही थी, उसे बाहर जाते देख बहू ने यह तक पूछना गवारा न किया कि बाबूजी इस समय कहाँ जा रहे हैं, नाश्ता तो करते जाइए। मन की भड़ास निकालने के लिए बूढ़े के कदम ठिठके थे, मगर बहू का तेवर देखकर उसने दरवाजे के बाहर जाने में ही अपनी भलाई समझी। वह मन ही मन बहू को फटकारते हुए कोचिया के घर की तरफ चल दिया। भ्रष्ट इंजीनियर की बदतमीज लड़की, तुम्हारे भ्रष्ट देशद्रोही बाप ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि बुजुर्गों के साथ कैसा सलूक किया जाता है? बूढ़ा पार्क में एक पेड़ के नीचे देर तक बैठा रहा, जैसे किसी बस की प्रतीक्षा में बैठा हो। आखिर उसकी तपस्या सफल हो गई। उसने देखा कोचिया सहेलियों के साथ चहकते हुए अपने घर की तरफ लौट रही है। सब औरतों के हाथ में गीले कपड़े की घट्टी थी, जिसका सीधा साधा एक ही अर्थ निकलता था कि वे नदी में स्नान करके लौट रही हैं। बूढ़े को लगा वह फिजूल इतनी देर तक धरना दिया बैठा रहा। दरअसल बूढ़ा एक निहायत मामूली बात भूल ही गया था कि उस दिन गंगा दशहरा था, और गंगा दशहरा के रोज हर बरस कोचिया बस्ती की औरतों के साथ गंगा स्नान करने जरूर जाती थी। इस बात का दिलचस्प पहलू तो यह था कि खारमा खारमा अपने घर की तरफ लौटते हुए बूढ़ा अपने भुलक्कड़पन को नहीं, अपनी बहू को कोस रहा था। भ्रष्ट इंजीनियर की लाडली और बिगड़ी बेटी के रूप में बखूबी उससे वह परिचित था।